हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ एडवोकेट श्रुति शर्मा एंड यू आर वाचिंग लीगल नॉलेज। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के इतिहास की। अब हम हिस्ट्री पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए? क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें उसका इतिहास देखना चाहिए, तभी हम उसके वर्तमान और भविष्य को समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। भारत में संवैधानिक परंपरा का विकास अंग्रेजों के भारत में आगमन के समय से ही प्रारंभ हुआ। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल सन 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। एज ऑफ नाउ वर्तमान भारत भी अंग्रेजी साम्राज्य की ही देन है। इस विकास काल को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या काल है सन 1600 से लेके और 1765 का। दूसरा काल है सन 1765 से लेके 1858 का। तीसरा काल है सन 1858 से लेके 1919 का। और चौथा है 1919 से लेके 1947 तक का। और पांचवा काल है 1947 से लेके 1950 का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन 1600 से लेके और 1765 तक की। इसे हम कहेंगे अंग्रेजों का भारत आगमन काल। तो इस वक्त क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ, क्वीन जो एलिजाबेथ थी, उनके एक चार्टर के द्वारा की गई थी, जिसे सन 1600 ईस्वी का चार्टर कहा जाता है। कंपनी के प्रबंध की समस्त शक्ति जो है वो एक गवर्नर और 24 सदस्यों की एक परिषद थी, उसमें निहित थी। इस चार्टर के द्वारा ब्रिटेन की अनुमति से ये कंपनी भारत आती हैं। अब भारत में कंपनी का सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सूरत था। तो सूरत में कारखाने की स्थापना करने की अनुमति उन्हें मुगल बादशाह जहांगीर से प्राप्त हुई थी। और बाद में कंपनी ने बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, इनमें भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिए। इन नगरों को प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता था। इसका प्रशासन प्रेसिडेंट और उसके परिषद करती थी, इसलिए इन्हें प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता था। फिर आता है 1726 का चार्टर। इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के गवर्नर और उसके परिषद को विधि बनाने की, लॉ मेकिंग का पावर दे दिया गया था। 1726 के राजलेख ने भारत स्थित कंपनी की सरकार, गवर्नर जनरल के परिषद को उपनियम, नियम और अध्यादेशों को पारित करने का प्राधिकार प्रदान किया और उनके उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की शक्ति भी प्रदान कर दी। लेकिन इन कानूनों का इंग्लैंड स्थित कंपनी के निदेशकों की सभा द्वारा अनुमोदन जरूरी होता था। मतलब हेड ऑफिस था ईस्ट इंडिया कंपनी का इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में स्थित जो कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड ऑफिस था, वहां से इसका अप्रूवल लेना इनके हर काम का, इनके हर कानून का जरूरी होता था। यह काल भारत में मुगल साम्राज्य के पतन का काल था, क्योंकि मुगलों ने ही इजाज़त दी थी अंग्रेजों को भारत में आने की, इसलिए यह मुगल साम्राज्य के पतन का काल बन गया। अब देखो सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा संघर्ष नवाब सिराजुद्दौला से हुआ। ये बंगाल के अंतिम शासक थे। कंपनी ने पहली बार हथियारों का प्रयोग करते हुए युद्ध में फतह हासिल की थी और फिर बंगाल के प्रशासन पर कब्जा कर लिया। अब ये जो प्लासी की जीत हुई थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, इससे ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ गई। सन 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान बना दिया। इसकी कमी थी और दीवान और बना दिया यहाँ पे। तो दीवान बनाने का क्या मतलब है? रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और अब दूसरा काल स्टार्ट होता है सन 1765 से लेके 1858 तक का। इसे कहेंगे ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का काल। ठीक है, तो ये जो दीवानी राइट मिले थे, मतलब उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो दीवानी राइट मिलने से पहले ये सिस्टम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर भारत से कुछ लेकर जा रही है तो वो बदले में ब्रिटिश से कुछ ना कुछ ला कर देते थे, मतलब चीज़ के बदले चीज़। और दीवानी राइट मिलने के बाद क्या हुआ कि चीज़ें जाती ज़रूर थी लेकिन वापस कुछ नहीं आता था। मतलब भारतीयों को लूटना शुरू कर दिया। कैसे? कि जो दीवानी अनुदान मिलता था उसके फलस्वरूप कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की वास्तविक शासक बन गई और प्रशासन की बागडोर कंपनी के कर्मचारियों और सेवकों पर थी। अब जिन्हें वेतन कम मिलता था, अब वो कहीं ना कहीं से तो निकाले, तो इसलिए इन कर्मचारियों ने भारतीयों का शोषण करना शुरू कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करके ये इधर इंग्लैंड ले जाने लगे और उधर कंपनी घाटे में जाती जा रही थी। अब हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार का इस पर ध्यान गया। कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक गोपनीय समिति नियुक्त की और इस समिति की रिपोर्ट के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के नेचर ऑफ वर्क को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में एक समुचित शासन पद्धति की शुरुआत तो की। इस एक्ट के तहत पहली बार बंगाल में गवर्नर जनरल का पद एस्टेब्लिश किया गया। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा।
पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स। और तीनों प्रेसिडेंसियों को उसके अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जो सिविल, क्रिमिनल, नौसेना और धार्मिक मतलब सभी मामलों में वो अधिकारिता रखता था। और पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे? सर एलिजा एम्पे। इसमें एक तो चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जज थे। और सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? प्रीवी काउंसिल में। मगर अब भी कंपनी पर कंट्रोल नहीं हो सका। तब ब्रिटेन की संसद द्वारा एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी ना, उनको दूर करने के लिए ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। इस एक्ट से कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों की प्रेसिडेंसी के लिए विधि बनाने का, लॉ बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तत्कालीन जो ब्रिटिश पीएम थे विलियम पिट, उनके नाम पर इस एक्ट को रखा गया, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट। अभी भी कंपनी के प्रबंध में सुधार नहीं हो सका। ब्रिटिश संसद कंपनी पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने के लिए ये एक्ट लेकर आई थी और इसमें ड्यूअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब पहले एक ही बॉडी थी जो मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानी जाती थी, वही पॉलिटिकल अफेयर्स को देखती थी और वही कमर्शियल अफेयर्स को देखती थी। लेकिन इसमें ड्यूअल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और ये कहा गया कि पॉलिटिकल अफेयर्स को एक अलग बॉडी देखेगी और कमर्शियल अफेयर्स को एक अलग बॉडी देखेगी। तो इसमें बाद में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको लॉन्च किया गया। उसके बाद आया 1813 का चार्टर। ठीक है, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसका मेन कार्य क्या था? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद से अप्रूवल लेना ज़रूरी हो गया था। फिर आया 1833 का चार्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। शासन व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाम नोट कर लीजिएगा। इस अधिनियम को लागू करने के बाद ऐसी सरकार का निर्माण हुआ जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र पर संपूर्ण नियंत्रण था। इसमें इंडियन लॉ कमीशन एस्टैब्लिश किया गया जो इंडियन लॉ को कॉडिफाई करता था। 1833 से पहले जो भी कानून बनाए गए उन्हें विनियम का नाम दिया गया और 1833 के बाद जो भी कानून बनाए गए उन्हें अधिनियम कहा जाने लगा। अब आता है 1853 का राजलेख अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भी खत्म हो गया और भारत का शासन, प्रशासन और व्यापार सब ब्रिटिश संसद के दायरे में आ गया। फिर तीसरा काल आता है 1858 से लेके और 1919 तक का। ये कंपनी शासन का अंत का काल था। इसे क्राउन रूल भी कहा जा सकता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 सबसे पहले, इसका उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर कर दिया गया वाइसराय। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इससे। पहले वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत का राज्य सचिव नाम से ये नया पद एस्टैब्लिश कर दिया गया। फिर आता है देखो 1784 के बाद में जो गवर्नमेंट थी, तत्कालीन गवर्नमेंट वहाँ की, तो उसमें क्या हुआ कि विधेयक एक बार में पास नहीं हुआ। फिर दोबारा जो गवर्नमेंट आई ना, उसने ये विधेयक पास किया और वहाँ की सरकार द्वारा 1858 में इसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से पारित किया गया। अब आता है सन 1885। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई जिसको शॉर्ट में आई कहा जाता है। उसके अध्यक्ष थे सर A.O. ह्यूम। नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर A.O. ह्यूम। उनके द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई। फिर आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका मूल काम क्या था? इसने भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया, मतलब सरकार में भारतीयों को शामिल करने लगे और डेलीगेशन ऑफ पावर भी इसके अंदर हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांत में लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद में नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया, मतलब जहां पर 6 मेंबर थे वहां पर 12 कर दिए गए। फिर आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वाइसराय थे और जॉन मॉर्ले भारत के राज्य सचिव। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में इस वक्त वृद्धि कर दी गई। इस एक्ट का लॉस भारत को ये हुआ कि इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब धर्म के आधार पर चुनाव शुरू कर दिए। वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सबसे पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को मतलब एज ए मेंबर इसमें सेलेक्ट किया गया और अपॉइंट किया किसने? लॉर्ड मिंटो ने। अब आता है चौथा काल
1919 से लेके और 1947 तक का। इसे कहा जाता है स्वशासन का आरंभ। भारत सरकार अधिनियम 1919 इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या थे, गवर्नर जनरल थे। 20 अगस्त 1947 को ब्रिटेन ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट भारत में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना है। हालांकि ऐसी गवर्नमेंट कभी बन ही नहीं पाई। फिर केंद्रीय विधानमंडल की इसमें स्थापना की गई और उत्तरदायी सरकार की स्थापना द्वैत शासन पद्धति लागू करके की गई थी। जो मतलब बाइकैमरल जो सिस्टम है उसको इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। साइमन कमीशन आयोग 1927 1919 की असफलता को कम करने के लिए सर साइमन को भारत भेजा गया। 1927 में जब साइमन भारत आते हैं तो उस समिति ने जो सुझाव दिए उन सुझावों के आधार पर ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक लाया गया जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 कहा जाता है। ये वर्तमान संविधान की नींव थी और संविधान में जो वर्तमान संविधान है उसमें अभी भी 70% डाटा इसी एक्ट का है। तो भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत लंबा और जटिल अधिनियम था। इसमें 321 तो अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान संविधान का ढांचा 1935 एक्ट पर ही बेस्ड है। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थीं? इसमें ये था कि संघात्मक सरकार की स्थापना की जाएगी, मतलब संघ और राज्य होंगे। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना होगी और प्रांतों में स्वायत्त शासन जो कि वर्तमान में भी है। और केंद्रीय विधानमंडल, तब क्या होता था, विधानसभा और राज्य परिषद होती थी और अब क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा। और केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। और पहली बार 1935 के अधिनियम से फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। स्थित कहाँ है ये? दिल्ली में। आज़ादी से पहले इसे फेडरल कोर्ट कहा जाता था और आज़ादी के बाद से इसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। इसका मूल कार्य संवैधानिक उपचारों को निपटाना था, जो हमारा आर्टिकल 32 कहता है। अब क्या हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन मुख्य भूमिका में था और उससे सहयोग की बहुत आवश्यकता थी। तब ब्रिटेन ने भारत से आज़ादी देकर सहयोग की मांग की थी। फिर आया भारत में क्रिप्स मिशन 1942। 1935 के अधिनियम की जो भी मतलब विफलता थी उसकी वजह से ये भारत आया। भारतीयों में उत्पन्न हुए असंतोष को खत्म करने के लिए ये लाया गया और मतभेदों के कारण क्रिप्स मिशन असफल रहा। जब ब्रिटेन की सरकार ने भारतीयों की बातों को नहीं माना तो हिंसात्मक आंदोलन शुरू हो गए और तब कैबिनेट मिशन 1946 लाया गया। इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। पहले सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे सर स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन वाले ही हैं, तीसरा है मिस्टर A.B. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए जो योजना प्रस्तुत की थी वो कुछ इस प्रकार हैं। इसमें पहली बात तो ये थी कि ब्रिटिश भारत और प्रांत इनको मिलाकर एक संघ बनेगा और राष्ट्रीय हित संघ के पास होगा और भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता समाप्त कर दी जाएगी और भारतीय रियासतों को ये छूट होगी कि वे संघ में शामिल होना चाहती हैं या स्वतंत्र रहना चाहती हैं और एक अंतरिम सरकार बनाई जाए जिसे लगभग सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए और इस वक्त तक चर्चिल की सरकार आ चुकी थी। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया और मिशन के सुझावों के परिणाम स्वरूप जुलाई 1946 में संविधान के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ और इस प्रकार भारत की 200 वर्षों पुरानी दास्ता का अंत हुआ। इसका मुख्य प्रावधान ये था कि 2 राष्ट्र बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। फिर 5वां काल आता है 1947 से लेके और 1950 तक का, जिसमें संविधान की रचना हुई। कैबिनेट योजना के अनुसार नवंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। संविधान सभा में कुल 296 मेंबर इलेक्ट हुए थे। इसमें से 211 मेंबर कांग्रेस के चुने गए और 73 जो मेंबर्स थे वो मुस्लिम लीग के थे तथा जो शेष स्थान थे वो खाली रह गए। जैसे ही चुनाव हुए संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। इस प्रक्रिया में मुस्लिम लीग ने भाग तो लिया मगर संविधान का बहिष्कार कर दिया। इसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। तब इन्होंने पृथक राष्ट्र की मांग की थी और हमारी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसमें 2 उपाध्यक्ष भी थे, पहले डॉक्टर S.C. मुखर्जी और दूसरे थे T.T. कृष्णामाचारी।
3 जून 1947, इसको माउंट बैटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है, को ये निर्णय हो चुका था कि पाकिस्तान बनेगा। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। 11 अधिवेशनों में संविधान के प्रारूप पर 8 महीने तक बहस चली थी। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अथक प्रयास के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को प्रस्तुत किया, और जब ये बनकर तैयार हो गया था तब इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। और अब इसमें कुल 25 पार्ट्स, 448 प्लस जो है आर्टिकल्स हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं। क्वेश्चन बनता है इस चीज़ से, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नाम याद रखिएगा, ने अपने हाथों से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था और वो आज भी संसद में सुरक्षित है। और शांति निकेतन के जो आचार्य थे नंदलाल बोस, उन्होंने 4 वर्षों में संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किया था। 26 नवंबर 1949 यही वो डेट थी जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। ऑन दिस डेट वी अडॉप्टेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस दिन संविधान दिवस जरूर मनाया जाता है, लेकिन इस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 ये वो दिन था जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था, इस दिन से लागू होना शुरू हुआ था। अब 26 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट करने का एक रीज़न ये था कि 26 जनवरी 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडियाज़ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया, मतलब पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो 26 जनवरी 1929 की याद में ही 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, और इसी डेट को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति ने बतौर राष्ट्रपति पहली बार शपथ ली थी। इसीलिए भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र के रूप में विश्व के सामने आया था, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल कानिया ने शपथ ली थी और सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ और पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।